Hello everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study. Today we are going to learn words which commonly confuse us. ऐसे शब्द जो हमें अक्सर confuse कर देते हैं. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो होते तो अलग अलग हैं पर दोनों के अर्थ समान होते हैं, पास पास होते हैं, करीबन करीबन एक समान होते हैं. वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं. हम समझ नहीं पाते कि किस शब्द का यूज़ कहाँ पर करना है. तो आज हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो बहुत कॉमन है, हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं लेकिन कंफ्यूज भी करते हैं. चलिए सीखते हैं. जो हमारे फर्स्ट वर्ड हैं वो है एडमिट एंड कन्फेस. ये दोनों वर्ड्स का जो अर्थ होता है वो लगभग समान होता है. वो होता है स्वीकार करना. इसीलिए कभी कभी हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ कर देते हैं बिना इनका राइट यूज़ जाने. तो देखते हैं एडमिट का अर्थ क्या होता है. एडमिट का मतलब होता है सत्य के रूप में स्वीकार करना. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो सच है उसे उस रूप में स्वीकार करना. जैसे ही नीडेड ग्लास बट ही वुड नॉट एडमिट इट. उसे चश्मे की ज़रूरत थी लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करेगा. ठीक है, तो एडमिट होता है सत्य के रूप में स्वीकार करना. उसे चश्मे की ज़रूरत थी लेकिन वो इस सच को स्वीकार नहीं करेगा. ठीक है, ही वुड नॉट एडमिट इट. इस तरह हम एडमिट का यूज़ करते हैं जब हमें बोलना हो कोई चीज़ जो सच है उसे उस रूप में स्वीकार करना. अब देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड जो है कन्फेस. कन्फेस होता है कोई गलती को स्वीकार करना. ठीक है, एक्सेप्ट करना लेकिन कोई गलती. ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट बिफोर द जज. उसने जज के सामने अपना दोष स्वीकार किया. ठीक है, तो एडमिट का मतलब होता है कोई सत्य के रूप में स्वीकार करना और कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना. ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट बिफोर द जज. उसने जज के सामने अपना दोष स्वीकार किया. नेक्स्ट वर्ड वी हैव अमंग एंड बिटवीन. इन दोनों का अर्थ होता है बीच में, लेकिन इन दोनों का यूज़ हम अलग अलग सिचुएशन में करते हैं. जैसे अमंग का यूज़ करते हैं जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच हो. ठीक है, जब हम बात कर रहे हो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की. ठीक है, जैसे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रेन. संपत्ति को 4 बच्चों के बीच बांटा गया. ओके, सो प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रेन. जो संपत्ति थी उन्हें 4 बच्चों के बीच बांटा गया. तो यहाँ पर जो बच्चे थे वो 2 से अधिक थे, 4 थे. ठीक है, और 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु, इन सब के अगर हमें बीच में बात करनी हो तो हम क्या बोलते हैं, अमंग. अमंग 2 से अधिक अगर व्यक्ति या वस्तु हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, अमंग का. अमंग के बाद देखते हैं कि हम बिटवीन का यूज़ कैसे करते हैं. बिटवीन का यूज़ करते हैं जब हमें बोलना हो 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच. जब बात हो रही हो 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, सिर्फ 2 ही हों. जैसे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रेन. संपत्ति को 2 बच्चों के बीच बांटा गया. ओके, बिटवीन बीच में, अमंग का भी मतलब क्या होता है, बीच में, लेकिन बिटवीन का अर्थ होता है 2 के बीच में और अमंग 2 से अधिक के बीच में. ओके, आई होप कि आपको अमंग और बिटवीन का जो कंफ्यूजन मैटर है वो समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वर्ड वी हैव अमाउंट एंड नंबर. अमाउंट का मतलब होता है ऐसी मात्रा जिसे एक एक करके गिना नहीं जा सकता. ठीक है, जैसे अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड टू स्टोर हाउस. स्टोर को चावल की काफ़ी मात्रा दी गई. अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस. तो यहाँ पर हम चावल को एक एक करके तो गिन नहीं सकते. अगर हम कहते द लार्ज नंबर ऑफ राइस तो ये गलत हो जाता. द लार्ज अमाउंट ऑफ राइस ये सही है, चावल की काफ़ी मात्रा. और यहाँ पर हम चावल को भी एक एक करके गिन नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पर अमाउंट का यूज़ किया है. जबकि नंबर का अर्थ होता है ऐसी मात्रा जिसे एक एक करके गिना जा सकता है. जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड. चावल की बहुत सी बोरियां दी गईं.
यहाँ पर हम राइस के बैग्स को यानी चावल की बोरियों को तो गिन सकते हैं, लेकिन चावल को नहीं गिन सकते। चावल के लिए हमने अमाउंट का यूज़ किया, क्योंकि उन्हें हम एक एक करके नहीं गिन सकते। लेकिन चावल की बोरियां, बैग ऑफ राइस, उन्हें तो हम गिन सकते हैं। इसलिए हमने बैग ऑफ राइस के साथ नंबर का यूज़ किया। अ लार्ज नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड, क्योंकि नंबर हम जिसके साथ यूज़ करते हैं वो ऐसी मात्रा होती है जैसे हम एक एक करके गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हों। ठीक है, और यहाँ पर हम बैग्स ऑफ राइस को यानी चावल की बोरियों को गिन सकते हैं एक एक करके, जबकि हम चावल को नहीं गिन सकते। तो वहाँ पर हमने अमाउंट का यूज़ किया। नेक्स्ट वर्ड्स वी हैव एंक्शियस एंड ईगर। एंक्शियस एंड ईगर। एंक्शियस का मतलब होता है चिंतित, चिंतातुर। ठीक है, जब चिंतित में हो तब हम एंक्शियस का यूज़ करते हैं। जैसे वी वर एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ। वी वर एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ। उसकी सेहत के बारे में हम चिंतित थे। ठीक है, उसकी सेहत के बारे में हम चिंतित थे। वी वर एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ। एंक्शियस का अर्थ होता है चिंतित या चिंतन होना। ठीक है। ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होने के भाव में, पॉजिटिव वे है वो। उसमें एंक्शियस का मतलब होता है चिंतित, यहाँ पर उत्सुक होना। जैसे वी आर ईगर टू सी हिम हेल्दी अगेन। हम उसे दोबारा सेहतमंद देखने के लिए उत्सुक हैं, मतलब खुश हैं। वी आर ईगर टू सी हिम हेल्दी अगेन। ईगर यानी उत्सुक होना। नेक्स्ट वी हैव एप्ट एंड लाइएबल। एप्ट एंड लाइएबल। एप्ट का अर्थ होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। ठीक है, जैसे ही इज एप्ट टू गेट इनटू मिसचीफ। ही इज एप्ट टू गेट इनटू मिसचीफ। शरारत करना उसकी प्रवृत्ति है। शरारत करना उसकी प्रवृत्ति है। एप्ट का मतलब होता है प्रवृत्ति, नेचर जैसा हो, तब हम एप्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव लाइएबल। लाइएबल। लाइएबल का मतलब होता है जिम्मेदार, किसी बात का जिम्मेदार होना। इफ़ यू ड्राइव रैशली यू आर लाइएबल टू अ हैवी फाइन। यदि तुम गाड़ी तेज चलाओगे तो तुम भारी जुर्माने के जिम्मेदार हो। ओके, तो यहाँ पर लाइएबल का मतलब है जिम्मेदार होना। इफ़ यू ड्राइव रैशली यू आर लाइएबल टू अ हैवी फाइन। यदि तुम गाड़ी तेज चलाओगे तो तुम भारी जुर्माने के जिम्मेदार हो। यहाँ पर जो हैवी फाइन है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने गाड़ी तेज चलाई। ओके। नेक्स्ट वी हैव आर्टिशन एंड आर्टिस्ट। आर्टिशन एंड आर्टिस्ट। आर्टिशन का मतलब होता है जो किसी कारीगरी का काम करता हो, यानी कारीगर। आर्टिशन यानी कारीगर। दैट कारपेंटर इज अ गुड आर्टिशन। वह बड़ा ही एक अच्छा कारीगर है। दैट कारपेंटर इज अ गुड आर्टिशन। वह बड़ा ही एक अच्छा कारीगर है। आई एम श्योर इसकी प्रोनाउंसिएशन से, इसकी स्पेलिंग से हम आर्टिशन एंड आर्टिस्ट में कंफ्यूज हो सकते हैं। आर्टिशन का मतलब होता है कारीगर, जबकि आर्टिस्ट होता है जो किसी कला में प्रवीण हो, यानी कलाकार। कालिदास वॉज अ गुड आर्टिस्ट। कालिदास एक अच्छे कलाकार थे। कालिदास वॉज अ गुड आर्टिस्ट। कालिदास एक अच्छे कलाकार थे। वो एक कला में प्रवीण थे। ठीक है, वो एक कला में प्रवीण थे, वो कलाकार थे। जबकि आर्टिशन होता है जो कारीगरी करता हो, जो कारीगर हो, लेकिन आर्टिस्ट होता है कलाकार जो कला में प्रवीण हो। ओके। नेक्स्ट वर्ड्स वी हैव आर एज एंड लाइक। एज एंड लाइक, इन दोनों का ही अर्थ होता है जैसा। एज यूज़ किया जा सकता है एक प्रीपोजिशन की तरह, एडवर्ब की तरह, कंजक्शन की तरह, और एज के बाद हम क्रिया लगाते हैं। ठीक है, जैसे डू एज आई डू, नॉट एज आई से। जैसा मैं करता हूँ वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं। डू एज आई डू, नॉट एज आई से। नेक्स्ट वी हैव लाइक। लाइक का भी मतलब होता है जैसा। ट्राई नॉट टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड। बच्चे की तरह व्यवहार करने की कोशिश ना करें।
ठीक है। यहाँ पर हम एक नाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये नाउन की तरह यूज़ किया जा सकता है लाइक, और साथ ही प्रीपोजिशन की तरह, कंजक्शन की तरह भी हम लाइक का यूज़ कर सकते हैं। और ये कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। ट्राई नॉट टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह व्यवहार करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर की तरह एक विभक्ति है जहाँ पर हमने लाइक का यूज़ किया है। बच्चे की तरह व्यवहार करने की कोशिश ना करें, तो लाइक एक विभक्ति चिन्ह के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स। ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोताओं का समूह, ठीक है, श्रोताओं का समूह। जैसे द स्पीकर बोर्ड द ऑडियंस विद हिज लॉन्ग स्पीच, भाषणकर्ता ने लंबे भाषण से श्रोताओं को उकता दिया, मतलब बोर कर दिया। यहाँ पर ऑडियंस का मतलब होता है श्रोताओं का समूह। जैसे हम स्पीच देते हैं, जो हमारी ऑडियंस होती है उसके सामने, ठीक है, वो होते हैं श्रोता, श्रोताओं का समूह, ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस का अर्थ होता है श्रोताओं का समूह। द स्पीकर बोर्ड द ऑडियंस विद हिज लॉन्ग स्पीच, भाषणकर्ता ने लंबे भाषण से श्रोताओं को उकता दिया। जबकि स्पेक्टेटर्स थोड़े अलग होते हैं। स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, दर्शकों का समूह। जैसे जो हॉकी देखने के लिए आते हैं, जो फुटबॉल देखते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, वो होते हैं स्पेक्टेटर्स, दर्शक, देखने वाले, उनका समूह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द स्लो हॉकी गेम बोर्ड द स्पेक्टेटर्स। हॉकी के धीमे खेल से दर्शक उकता गए, ओके। स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक। तो ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, और स्पेक्टेटर्स का मतलब होते हैं जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, गेम देखते हैं, मैच देखते हैं। और ऑडियंस होती है जो स्पीच सुनते हैं, ठीक है, श्रोतागण। बेटर एंड वेल। बेटर एंड वेल। बेटर का जब हम यूज़ करते हैं, वो होता है पहले से कुछ स्वस्थ होना, मतलब पूरी तरह स्वस्थ ना होना, लेकिन पहले के अपेक्षा स्वस्थ होना। जैसे आई एम फीलिंग बेटर टुडे, मैं आज अच्छा महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर अर्थ है कि मैं पूरी तरह तो अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, पहले की अपेक्षा अच्छा महसूस कर रही हूँ, ठीक है। जैसे शी इज़ बेटर टुडे देन शी वॉज अ वीक अगो, वह एक हफ्ता पहले की अपेक्षा आज अधिक स्वस्थ है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें उसका एक हफ्ते पहले से, तो वो अच्छी है, तो वो अधिक स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार है। जबकि हम यूज़ करें वेल का, इसका मतलब होता है पूरी तरह स्वस्थ होना, पूरी तरह स्वस्थ होना। इन अ मंथ और 2 शी विल बी क्वाइट वेल, 1 या 2 महीने में वह पूर्ण तरह स्वस्थ हो जाएगी। इन अ मंथ और 2 शी विल बी क्वाइट वेल, 1 या 2 महीने में वह पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी, मतलब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, पूरी तरह हेल्दी हो जाएगी। ये होता है बेटर एंड वेल के बीच का अंतर। जब हम अपने मूड के बारे में बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, जब हम वेल का यूज़ करें उसका अर्थ होता है पूरी तरह स्वस्थ होना, जबकि हम बेटर का यूज़ करें इसका मतलब होता है पहले से अच्छा होना, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ ना होना। नेक्स्ट वी हैव बोथ एंड ईच। मानती हूँ ये दोनों थोड़े अलग हैं बाकी वर्ड्स के मुकाबले, लेकिन फिर भी लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों आपस में संबंधित होते हैं तब हम बोथ का यूज़ करते हैं। जैसे बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, दोनों बहनें सुंदर हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों बहनें सुंदर हैं, यानी एक चीज़ उनमें कॉमन है, वो है सुंदरता, ब्यूटीफुलनेस, इसलिए हमने बोथ का यूज़ किया। हम दोनों को बोलना चाहते थे ब्यूटीफुल, लेकिन हमने कहा बोथ सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, एक चीज़ उनमें कॉमन है, वो है ब्यूटीफुलनेस। बोथ द सिस्टर आर ब्यूटीफुल, दोनों, दोनों जो आपस में संबंधित होते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं ईच का मतलब होता है प्रत्येक, 2 या 2 से अधिक लोगों में से हर एक, ठीक है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, जब 2 हों या 2 से अधिक लोग हों उनमें से हर एक। जैसे ईच गर्ल हैज़ अ न्यू बुक, हर एक लड़की के पास एक नई पुस्तक है,
ठीक है, लड़कियां कितनी भी हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं। और जब हमने ईच का यूज़ किया तब हम बोलना चाहते हैं कि एक एक के पास, यानी प्रत्येक के पास, हर एक लड़की के पास एक नई पुस्तक है। इस तरह हम यूज़ करते हैं बोथ एंड ईच का।